हाय, उत्साह कोर्स में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 6A लेक्चर नंबर 6A में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे रिलेटेड रेट्स, यानी कि dy बाई डी एक्स इज अ रेट मेजरर। यह हम देखेंगे कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में कैसे कोई गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे संबंध स्थापित किया जाएगा और उसके बाद अननोन रेट को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कर रहे हैं रेट की तरह, मीन्स रेट के फॉर्म में डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। लेट्स सी। ऑलराइट, सो दिस इज रिलेटेड रेट्स, यानी कि डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। इसको समझने के लिए आप ऐसे कल्पना कीजिए कि कहीं पे आप एक शांत तालाब के पास बैठे हैं और आपने उस तालाब के अंदर एक पत्थर फेंका, तो जो उसमें जो धाराएं उठेंगी, यानी कि जो रिपल्स उठेंगे, वो एक सर्कल के आकार के होंगे। और वो आप अगर ऑब्जर्व कीजिए कि आप किसी रेडियस पे बैठ के ट्रेवल कर रहे हो उस धाराओं के, मतलब उस रिपल्स के अलोंग, तो आप पाओगे कि जो एरिया बनेगा वो आप रेडियस के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करता हुआ देखोगे। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, उस सर्कल का जिसका रेडियस आर है। तो अगर मैं कहूँ कि इस एरिया का चेंज उस स्थिति में क्या होगी जब आपने उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे उस एरिया को, उस सर्कल के एरिया को ऑब्जर्व किया जब रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट की लेंथ थी। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आपको रेडियस के रेस्पेक्ट में एरिया बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सीधे इस एरिया को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा रेडियस के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे मिल जाएगा 2 पाई आर। लेकिन ये तो हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में। और ये सभी इंस्टेंसेस के लिए यही रेट होगा, और ये डिपेंड किस पे करता है? रेडियस पे। आप किसी भी इंस्टेंस पे जाओगे, रेट आपका यही मिलेगा, डी ए बाई डी आर दैट इज 2 पाई आर। लेकिन अभी डिपेंड करता है रेडियस पे, यानी कि उस मोमेंट पे या उस इंस्टेंस पे जब आपने इसको ऑब्जर्व किया, वहाँ वाला रेडियस यहाँ पे पुट किया जाएगा, तो वो रेट उस इंच का बताएगा। तो इसके लिए अगर r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पूछा गया है तो हमें क्या करना चाहिए? डी ए बाई डी आर, और यहाँ पे r की जगह पे क्या पुट कर देना है? 3 सेंटीमीटर। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 पाई टाइम्स 3 दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो यूनिट लिखा गया उसमें एक कैच है, आप इसको ध्यान से समझिए। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? चेंज ऑफ एरिया डिवाइड बाय चेंज इन रेडियस, ये तो कर रहे हैं ना। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज चेंज इन एरिया, इजंट इट? एंड डिनोमिनेटर में जो डी आर है ये है चेंज इन रेडियस। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप यूनिट लिखेंगे तो एरिया डिवाइड बाय रेडियस, यानी कि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा अगर सेंटीमीटर लिया गया है तो, यानी कि आप समझ रहे हो लेंथ स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड बाई सेंटीमीटर जो रेडियस है। आप कभी भी इसको कैंसिल करके मत लिखना। कैंसिल करके लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लीजिए कि आपने कैंसिल करके लिखा और आपने आंसर दिया 6 पाई सेंटीमीटर, तो आपको कैसे किसी चीज़, मतलब किसी को कैसे कन्विंस कर पाओगे कि हमने रेट लिखा है, एरिया का चेंज मतलब होने वाला रेट है जो रेडियस के रेस्पेक्ट में किया गया है। कि 6 पाई सेंटीमीटर है तो कोई इसको लेंथ भी समझ सकता है, कोई इसको डायमीटर समझ सकता है, कोई इसको सरकमफ्रेंस समझ सकता है। तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिखा जाए तो समझने वाला ये समझ जाए कि अच्छा, ये किसी एरिया को किसी लेंथ के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जो आया है क्वांटिटी, उसकी बात, मतलब ये किसी एरिया के चेंज होने का रेट है उसके किसी लेंथ के रेस्पेक्ट में। और पर्टिकुलरली अगर सर्कल पता है तो कोई कह सकता है कि अच्छा, ये रेडियस के रिस्पेक्ट पे एरिया का चेंज होने वाला रेट है। ऑलराइट,
लेकिन अब ज़रा ऐसे कल्पना कीजिए कि आप इस रेडियस पे नहीं बैठे हैं, आप इस तालाब से बाहर उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आप दोनों चीज़ों का चेंज होना ऑब्ज़र्व कीजिएगा। क्या-क्या? इस एरिया का चेंज होना और साथ-साथ रेडियस का चेंज होना। और इन दोनों का चेंज होना आप ऑब्ज़र्व किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। आपने हो सकता है कि किसी मोमेंट पे ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया होगा दैट इज़ t इज़ इक्वल टू 0 और आप चाहते हैं कि t इज़ इक्वल टू 2 सेकंड के बाद इसका चेंज क्या होगा एरिया में। लेकिन ध्यान दीजिए कि इस स्थिति में आपको दोनों रेट पता होना चाहिए। आई मीन एटलीस्ट वन रेट पता होना चाहिए कि रेडियस किस रफ्तार से उस मोमेंट पे चेंज हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि dA/dt निकालिए, dt का मतलब चेंज इन टाइम, किस मोमेंट पे भाई? जब dR/dt हमारे पास गिवन है हमेशा चेंज होने का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और किस मोमेंट पे? जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप बाहर से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे एरिया और r पहले से रिलेटेड है, एरिया और रेडियस, और इस स्थिति में आप टाइम के रिस्पेक्ट में अब एरिया का चेंज होना का रेट तय करना चाहते हैं। तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, ये दोनों चीज़ें गिवन हैं। रेडियस हमारे पास गिवन है और रेट उसके चेंज होने का गिवन है टाइम के रिस्पेक्ट में। हमें निकालना है dA/dt, तो हम क्या करेंगे? एरिया का जो फॉर्मूला है वी विल अगेन यूज़ इट, बट दिस टाइम हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा क्या? dA/dt, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 2πr टाइम्स dR/dt। कैसे? चेन रूल अप्लाई करके। तो जैसे हमने यहाँ चेन रूल अप्लाई किया, हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई जो चीज़ें गिवन थी मैथमेटिकली, अगर आप इसको समझ रहे हो तो। और उसके बाद उन दोनों को यहाँ पे प्लग करेंगे एंड वी गेट द आंसर। तो हमें क्या चाहिए? dA/dt चाहिए। कब चाहिए भाई? r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे, और उस स्थिति में dR/dt हमारे पास गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो जाएगा 2π टाइम्स 10, और इसकी वैल्यू हमारे पास पता है पहले से 2, एंड देन ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 40π, और फिर से एरिया बाय टाइम यहाँ पे है, तो क्या लिखना पड़ेगा एक्सक्यूज मी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड दैट इज आवर आंसर। तो ये आपने बेसिक तौर पे समझा कि वेटेड रेट क्या है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इनके बीच में एक संबंध आपके पास गिवन होगा, या फिर आपको वो संबंध स्थापित करना होगा गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे। एंड उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा अगर कहा जाए तो, या फिर आपको पूरे रिलेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें कब पता लगेगा कि हमें किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जैसे यहाँ पे r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए, मतलब तो कहा जाएगा कि वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब we have to find the rate of change of dependent variable with respect to that independent variable, ये कहा जाएगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जो भी रेट गिवन होगा इंफॉर्मेशन में, वहाँ पे रेट टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन होगा चेंज होता हुआ, तो आप वहाँ ऑब्जर्व कर पाओगे कि वहाँ हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो इतना कुछ कहने से बेटर है कि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। और रिलेटेड रेट्स का कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड थ्योरी नहीं है, इनको हम एग्जाम्पल्स से ही समझ सकते हैं। तो पहले के एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद एक गाइडलाइन देखेंगे जिसके आधार पे हम बाकी जो सो कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आप टफ मानते हो, तो उनको करने का क्या तरीका होगा, उस गाइडलाइन के थ्रू हम क्वेश्चंस को भी हैंडल करें। लेट्स सी अ सिंपल एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज रेडियस r, और इसका फर्स्ट पार्ट पूछा गया है
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ देखिए सीधे कहा गया विथ रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि बैलून किस आकार का है, दैट इज स्फीयर का है। और यहाँ किसके लिए रेट पूछा जा रहा है भाई? वॉल्यूम का रेट। तो जो कुछ भी कहा जा रहा है आप पहले उसको लिखिए। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर। मतलब ये पूरा सेंटेंस, यहाँ पूरा फ्रेज यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे तब जाके आपको पता चलेगा कहा क्या जा रहा है। टू फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डी बी एंड विद रिस्पेक्ट टू आर दैट इज डी आर। सो दैट थिंग वी हैव टू फाइंड। अब इसके लिए अगर v हमने क्यों लिया? क्योंकि वॉल्यूम का एक जेनरिक नोटेशन तो हमारा v होना चाहिए। वॉल्यूम को आप v से नोटेट करना चाहोगे, डिनोट करना चाहोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिनको नहीं पता है, जिन्होंने इसको रिवाइज नहीं किया है, 4/3 पाई आर क्यूब्ड। इसको हम यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब्ड। आपने देखा कि अभी हमें जो फाइंड करना उसमें जो दो वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये दोनों रिलेट हो चुके हैं। अब ये संबंध स्थापित हो गया वेरिएबल्स का, तो अब इनके रेट के बीच का संबंध स्थापित करना है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आर के एस्पेक्ट में है, तो वी डोंट हैव टू वरी मच। क्या करेंगे? सीधे आर के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। और किस इंस्टेंस पे चाहिए? आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे डी वी बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 3 रख देंगे। तो ये मिल जाएगा कितना? 36 पाई। अब फिर से यूनिट कैसे लिखेंगे आप इसका, रेट का? यहाँ वॉल्यूम को जब भी आप लिखोगे तो क्या लिखते हो? लेंथ क्यूब्ड। यानी कि अब ये सेंटीमीटर के फॉर्म में दे रखा है, सो वी हैव टू राइट सेंटीमीटर क्यूब्ड एंड डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ है, पर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। आई होप आपने समझ लिया होगा। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। पार्ट बी में कहा गया है, लेट मी फर्स्ट एडजस्ट दिस थिंग। ओके, तो पार्ट बी में है कि इफ रेडियस आर ऑफ द वॉल बलून डिपेंड्स अपॉन टाइम टी बाय द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन है और ये रेडियस है 3/2 2t + 1 और फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट टाइम, इसमें ये कुछ इंडिकेट कर रहा है कि हमें वॉल्यूम को टाइम के में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो एक दो तरीका ये है कि आप वॉल्यूम को टाइम का फंक्शन बना दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास क्या गिवन था? 4/3 पाई आर क्यूब्ड और आर हमारे पास पहले से ये गिवन है, तो हम आर को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं ना, रख देते हैं। तो वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा? 4/3 पाई और आर की वैल्यू क्या है? 3/2 2t + 1 और इसका होल क्यूब्ड। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा 4/3 और ये 3 क्यूब्ड हो जाएगा 27/8। मैं इसको बाहर ले लेता हूँ और यहाँ बच जाएगा 2t + 1 होल क्यूब्ड। ये तो हो गया वॉल्यूम। अब किसका फंक्शन है वॉल्यूम यहाँ पे? t, यानी कि टाइम का। तो हम सीधे क्या निकालना चाहेंगे? dv/dt। लेट्स डू इट। तो ये हो जाएगा dv/dt। डायरेक्टली अगर फाइंड करना चाहेंगे तो ये मिल जाएगा कितना? ये तो सारा कांस्टेंट है, इसको मैं अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 9 पाई/8 सॉरी 2। ओके, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम चेन रूल से। तो हो जाएगा कितना? 3 टाइम्स 2t + 1 होल स्क्वायर एंड फिर आप अंदर जाएंगे तो मिल जाएगा 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं फर्दर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज 27 पाई 2t + 1 द होल स्क्वायर। और ये है dv/dt का एक्सप्रेशन। ये सभी टाइम के लिए यही रेट है। कोई भी टाइम आप लोगे, कोई भी इंस्टेंस, तो यही रेट होगा। लेकिन अब स्पेसिफिक टाइम हमें लेना है। कौन सा टाइम लेना है भाई? जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे हमें निकालना है ये रेट। इसलिए हम क्या करेंगे? dv/dt का जो एक्सप्रेशन आया है उसमें t की जगह पर रख देंगे 2 सेकेंड्स, दैट इज 27 पाई
और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 दैट इज़ 4 प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 25 पाई, और ये जो भी आए, ये 27 था, सॉरी, लेट मी चेंज दिस इज 27 इंटू 25 पाई, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये ध्यान देना चाहिए वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे या फिर मैं कर ही दूँ। और सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब जरा इसको फिर से विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था बी पार्ट में कि वॉल्यूम का रेट बताइए चेंज होने का टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, यानी कि टाइम के में करना था। हमने किया क्या इसमें, इस रेडियस वाले एक्सप्रेशन को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड देन वॉल्यूम को टाइम का फंक्शन बना दिया, जिससे डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो गया। लेकिन क्या हम और भी कुछ कर सकते हैं? आप इसको ज़रा देखिए, ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है और ये रेडियस का एक्सप्रेशन है। हमें चाहिए क्या, टाइम, हमें चाहिए dv by dt, दैट थिंग वी हैव टू फाइंड, dv by dt एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हमें चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि इस v को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या आप लिखिएगा इसको, सॉरी माय बैड, इस v को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं बिना इस r को सब्स्टिट्यूट किए हुए उसके एक्सप्रेशन से। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्चुअली मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे घेर दूँ, और ये है सेकेंड मेथड। ऑलराइट, तो dv बाई dt कीजिएगा आप, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और चूंकि चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा dr बाई dt। अब जरा यहाँ देखिए कि यहाँ पे dr बाई dt चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और यहाँ dr बाई dt निकालने के लिए r खुद t का फंक्शन है। तो अब इसको यूज़ करके हम यहाँ से dr बाई dt निकाल लेंगे। तो dr बाई dt क्या मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो दैट विल गिव यू 3/2 बाहर और 2t प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कितना, 3 ओनली। तो dr बाई dt यानी कि रेडियस के चेंज होने का रफ्तार जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, हमें चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे dv बाई dt, लेकिन हमें dv बाई dt किसका एक्सप्रेशन दिख रहा है, 4 पाई r स्क्वायर dr बाई, तो dr बाई dt की जगह पे हम तो ये तो 3 पुट कर सकते हैं, और r की जगह क्या पुट कर देंगे, 3/2 2t प्लस 1, तो ये भी काम हमारा हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू। ये है 4 पाई r स्क्वायर और यहाँ पे t। अब r की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगी, इसको हम यहाँ उठा के रख सकते हैं। तो r की जगह, सॉरी t की जगह आप 2 रखिएगा तो हो जाए कितना, 5 एंड 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 4 पाई t/2 का स्क्वायर एंड देन 5 का स्क्वायर और इंटू 3। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आई होप यू विल गेट द सेम थिंग। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27 एंड इंटू 25, अगेन 27 इंटू 25 पाई आ रहा है। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। यहाँ पे इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस था आपने समझा। हमने पहले मेथड में क्या किया, इस मेथड में कि वॉल्यूम को डायरेक्टली टी का फंक्शन बनाया, उसके लिए आर का जो एक्सप्रेशन गिवन था हमने उसको वहाँ सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन दूसरे मेथड में हमने आर को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और वॉल्यूम को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। हमें टी की वैल्यू गिवन थी कि वो 2 सेकेंड है, तो उस t 2 सेकेंड पे हमने आर की ही वैल्यू फाइंड कर ली और उस आर की वैल्यू को हमने v में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे हमें फिर से dv बाई dt मिल गया। सो आई होप कि आपने इन दोनों मेथड को समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे एक और अच्छे क्वेश्चन पे। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना होता है ये पहचानना मुश्किल है, जब तक आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन के ये डेफिनेशन को नहीं जानते हो।
जैसे ये क्वेश्चन आप आंख मूंद के कर लेते होगे, आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट CX इज इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस, फाइंड द marginal cost when 17 units आर प्रोड्यूस्ड। तो एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट का जब तक डेफिनेशन आपको नहीं पता होगा, आपको ये कैसे समझ में आएगा कि करना क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मतलब पर यूनिट क्वांटिटी में जितना कॉस्ट में चेंज आएगा वही मार्जिनल कॉस्ट होता है। इट मीन्स एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट को मैं ब्रॉड सेंस में कहूँ, सो इट इज़ जस्ट, लेट मी कॉल इट मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज MC डेल्टा C बाई डेल्टा T। तो ये चेंज तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस वाला है, ये डिफरेंस वाला चेंज नहीं है। डेल्टा C मतलब कोई गैप बड़ा नहीं है, और नॉट T एक्चुअली, डेल्टा पर क्वांटिटी। सो क्वांटिटी यहाँ पे मान लेते हैं कि Q है। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है भाई, X है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस C को X के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो यहाँ हम सीधे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जो भी आएगा इट इज़ 0.021 आई बिलीव, 021 x स्क्वायर्ड माइनस 0.006 x प्लस 15, और ये जो C प्राइम x आया यानी कि DC बाई DX आया है, इसी में हम x की जगह पे क्या रख देंगे 17, और आप प्लग करके कैलकुलेटर वगैरह यूज़ कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। इस क्वेश्चन का तात्पर्य बस इतना था, ये समझाना कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये डायरेक्टली कहा जाए कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कई बार हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए ताकि हम ये पता लगा सकें कि किसके रिस्पेक्ट में एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो जब तक मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन आपको नहीं पता होगा, यू एक्चुअली कैन डू इट जस्ट बाय इमिटेटिंग। आपने इसको देखा होगा अपने टीचर को करते हुए, या फिर गाइड बुक में देखा होगा, तो वो अलग बात है। अदरवाइज एट द फर्स्ट हैंड, पहली बार जब इसको अप्रोच करोगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी। ऑलराइट, तो ये तो थे कुछ इजी एग्जांपल्स, लेकिन जो डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स होते हैं, इसके डिफ़िकल्ट कई प्रॉब्लम होते हैं जिसमें ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में पूरा फुल ऑफ इंफॉर्मेशन दिया जाता है बिल्कुल वर्ड में, और उस पर फिर आपको थोड़ा सा संबंध स्थापित करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हम एक गाइडलाइन देखते हैं, और उस गाइडलाइन के आधार पे ही बाकी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस सी। तो ये गाइडलाइन है, और यहाँ नीचे क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको। तो पहले ये गाइडलाइन देखते हैं कि क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स नॉट द क्वेश्चन, सॉरी। गाइडलाइन का पहला पॉइंट है, रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम इफ रिक्वायर्ड। आप क्वेश्चन को ऑफ कोर्स बिना पढ़े तो कीजिएगा नहीं, लेकिन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक बार दो बार पढ़ के समझने का प्रयास करना है कि कहा क्या जा रहा है। अगर ज़रूरी हो तो आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए ताकि आप क्वांटिटीज़ को समझ सको कि कौन चीज़ें कहाँ हैं। उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि फंक्शन ऑफ टाइम कौन कौन से हैं। जो भी गिवन होगा आपको ये समझना होगा कि फंक्शन ऑफ टाइम उनमें क्या क्या है, और जो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा उनका अप्रोप्रिएट सिंबल दीजिएगा, जो भी जेनरिक सिंबल है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया को आप S से डिनोट करना चाहोगे, ना कि कोई एक वियर्ड सा नंबर लाइक M से। और वॉल्यूम है तो आप V से डिनोट करना चाहोगे, ना कि कोई P से, और अनटिल आपको ये कहा जाए तो एनीवे। तो आपको ये अप्रोप्रिएट सिंबल पता होना चाहिए कि हम किसके लिए क्या डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद जो गिवन रेट होगा और जो रिक्वायर्ड रेट होगा, ये दोनों वर्ड में गिवन होंगे। ये गिवन रेट एंड रिक्वायर्ड रेट आपको वर्ड्स में गिवन होंगे कि इतने रफ्तार से चेंज हो रहा है। तो आपको अब इसे डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है। जैसे कहा जाए कि वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर वॉल्यूम इज चेंजिंग एट दिस रेट। इसका मतलब क्या हुआ, dv बाई dt, ये हुआ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना। सरफेस एरिया इज चेंजिंग विथ टाइम, यानी कि ds बाई dt एंड सो ऑन। उसके बाद जितने भी इन्वॉल्व्ड इंफॉर्मेशन है, इन्वॉल्व्ड इक्वेशन है, सॉरी जितने भी इन्वॉल्व्ड इक्वेशन हैं उनको हमें
लिखना होगा जो भी क्वांटिटीज़ को रिलेट करने वाले इक्वेशंस हैं। तो हो सकता है कई इक्वेशन ऐसे हों जिनका कोई रोल ही नहीं हो, लेकिन हमें नहीं पता है फर्स्ट हैंड कि उसका रोल आगे चल के मिलेगा कि नहीं। फिर भी हमें सभी इक्वेशंस को लिखना चाहिए जितने भी इंफॉर्मेशन हैं। उसके बाद हमें उस फंक्शन को जिसके लिए गिवन रेट गिवन है और उस फंक्शन को जिसके लिए रिक्वायर्ड रेट फाइंड करना है, उसका रिलेशन बनाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कई बार आप किसी दूसरे वेरिएबल के थ्रू ये रिलेशन पता लगाओगे, लेकिन ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए एंड देन फाइनली जो भी इंफॉर्मेशन गिवन उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड दैट विल बी द आंसर। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको हर बार हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखोगे कि हो रहा है कि नहीं। आप एक दो बार अगर कंफ्यूज होते हो तो इस गाइडलाइन को फिर से पढ़िए और समझिए कि कहाँ लैक हो रहा है। अदरवाइज जब 3 या 4 क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे फ्लो में कर पाओगे क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल 3 ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपको देखिए वॉल्यूम गिवन है, क्या हमें इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट। हाउ फास्ट इज द सरफेस इज इंक्रीजिंग विद द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो क्यूब है, क्यूब का डायग्राम बना के भी क्या कर लीजिएगा आप इसमें, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस मच। इस क्यूब का डायग्राम बन के क्या होगा, डजंट मैटर एनीवे। तो हमारे पास एक्चुअली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो सबसे पहले वॉल्यूम का जेनरिक सिंबल क्या है, v। तो क्या लिखेंगे, dv बाई dt, ये गिवन है ना जी। तो dv बाई dt इट इज गिवन, क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब्ड पर सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करना है, तो उसे भी आप यहाँ लिख लीजिएगा, टू फाइंड ds बाई dt, करेक्ट। ये फाइंड करना है, लेकिन कब फाइंड करना है भाई, ये भी तो गिवन है। ऐसा आप ऐसे पढ़ोगे ds बाई dt फाइंड करना है तो ये अधूरा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फाइंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया के इंक्रीज होने का रेट फाइंड करना है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ये कब फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कब फाइंड करना है ये, व्हेन एज। तो एज को आप क्या मानोगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्यूब के एज को कुछ भी मान सकते हो। तो यहां लिखिएगा लेट एज ऑफ द क्यूब जो गिवन है क्वेश्चन में, उसके हम लेंथ को मान लेते हैं x। तो व्हेन x इज इक्वल टू कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब ds बाई टी आप फाइंड कीजिएगा, उसका एक्सप्रेशन फाइंड कीजिएगा, और जैसे ही आप उसका डेरिवेटिव मतलब ds बाई टी का एक्सप्रेशन मिलेगा, उसमें x की जगह पे 12 सेंटीमीटर डालना होगा। यही तो मेन चीज़ है। मतलब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ds बाई टी किसी तरीके से हम ला दें, और गिवन क्या है, dv बाई डी टी। अब देखिए, अब हमारे पास जो गिवन रेट है यानी कि v, और जो अननोन रेट है जिसको फाइंड करना है दैट इज s मतलब ds बाई डी टी, इनमें संबंध स्थापित करना है। तो क्या डायरेक्टली हमें पता है कि क्यूब का सरफेस एरिया और क्यूब का वॉल्यूम ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं क्या किसी एक फॉर्मूले से? ऑफ कोर्स नॉट। आप जरा ध्यान से देखिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, क्या होगा क्यूब के लिए, इज एक्स क्यूब्ड, करेक्ट। अगर एज हमने माना है, ये तो पता होना चाहिए, एक्स क्यूब्ड। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा क्या, 6x स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में 6 सरफेसेस होते हैं और हर एक सरफेस यानी कि हर एक फेस एक स्क्वायर होता है। तो एक स्क्वायर का एरिया हुआ एक्स स्क्वायर। अगर एज की लेंथ x है तो 6 फेसेस हैं तो उसका एरिया हो गया 6x स्क्वायर। तो आप देखिए कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो एक जो तीसरे वेरिएबल के थ्रू रिलेटेड हैं। तो हमें ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट रिलेशन मिल ही जाए। डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो मैंने यहाँ पे बोला भी था कि हो सकता है एक तीसरा वेरिएबल के थ्रू वो रिलेशन मिलेगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें हम लिखेंगे और ये डिफ्रेंशिएशन कैरी करेंगे। तो लेट्स डू इट। हमारे पास वॉल्यूम एक्स क्यूब है, अगर हमने एज को एक्स माना है तो
अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। सो डी वी बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में क्यों किया जा रहा है, बिकॉज हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन तो टी के रेस्पेक्ट में ही है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x² dx बाई डी टी, एंड फिर से हमारे पास ये भी चीज़ गिवन है ना। अगेन व्हाट वी हैव s इज इक्वल टू 6x², तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 12x dx बाई डी टी, करेक्ट और नॉट? यस वी हैव। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमें फाइंड करना है और ये तो गिवन है, तो इसके लिए हम इसकी जगह पे रख देंगे कितना, 8 इज 3x² एंड देन dx बाई डी टी। और यहाँ पे क्या मिसिंग है, dx बाई डी टी, बिकॉज x तो गिवन है। अब देखिए 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से dx बाई डी टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो क्या मिलेगी 8 बाई 3x², और इसको उठा के यहाँ प्लग कर देंगे तो हमारा काम बन सकता है। तो वी कॉल इट, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ लिख देंगे क्या, फ्रॉम 1 ds by dt is going to give us 12x times 8 by 3x², करेक्ट। अब देखिए जो ds by dt है वो completely x पे डिपेंड हो रहा है। अब सीधे हम x डाल देना है यहाँ पे, हमारा आंसर मिल जाएगा। लेट मी फर्स्ट, ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे ds by dt इस पे एट नॉट t एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा कि 8 बाई 3 एंड सरफेस एरिया है, तो दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर आ चुका है और आपने समझा कि कैसे हम दो वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं। यहाँ पे मेन काम है चेन रूल का, जो चेन रूल अप्लाई हो रहा है दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। फिर से आपका ये एक्सरसाइज है, आई मीन एनसीईआरटी बुक से ही है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट is its height on the wall decreasing when the floor of the ladder is 4 मीटर away from the wall? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। ये है एक वॉल सपोज कीजिए, और इसके ऊपर एक लैडर रेस्टेड है, मतलब उस पर वो ऐसे रेस्ट कर रहा है लैडर। और आप कर क्या रहे हैं, मान लीजिए कि कोई इस वॉल की पुताई कर रहा है, मीन्स वाइट वॉशिंग कर रहा है। तो जब वाइट वॉश कर रहा होगा तो ऑफ कोर्स पहले ऊपर करेगा, देन धीरे धीरे लैडर को खिसकाते हुए नीचे लाएगा ताकि वो उस ऊंचाई तक पहुंच पाए। तो बोल रहे कि जो बॉटम है, ये वाला बॉटम बी, ये आप सीधे इधर खिसका रहे हो, किस रफ्तार से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इधर की तरफ चेंज हो रहा है। अब इसका चेंज होने का मतलब क्या है समझेंगे। और हमारे पास ये जो टॉप है, इसको मान लेते हैं ए, ये टॉप, तो ये किस रफ्तार से चेंज हो रहा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फिगर हमने बनाया पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ताकि हम समझ सकें। दूसरा इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है कि जो लैडर की लेंथ है वो 5 मीटर है। आप सोचिए, लैडर को अगर खिसका के हम अगर दूसरे पोजीशन पे ले भी जाएंगे, मान लीजिए कि किस स्थिति में लैडर खिसक के यहाँ पे आ गया लाइक दिस, तो क्या स्थिति में लैडर की लेंथ चेंज होगी? ऑफ कोर्स नॉट। ये तो खिसकते हुए उधर जाएगा ही, लेकिन लैडर की लेंथ चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ये लेंथ इस वॉल और ग्राउंड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से हम इसका मेजर करेंगे कॉर्नर से, और इस लेंथ को हम मान लेते हैं कि ये है x, और इस लेंथ को मान लेते हैं ये है y। अब
इस लेंथ में चेंज होना है किस रफ्तार से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि हमारे पास गिवन क्या है। अब देखिए ये जो जेनरिक सिंबल्स हमने सब कुछ नोट किया कैसे, क्योंकि ये एक्स के डायरेक्शन में है तो हमने इसको एक्स माना, इस वाई के डायरेक्शन में तो वाई मान लिया, और गिवन इसके एक्स में चेंज हो रहा है तभी तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो गिवन क्या है भाई, डी एक्स बाई डी टी, कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। अच्छा, अब क्या है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, मतलब ये वाई किस रफ्तार से चेंज हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। टू फाइंड डी वाई बाई डी टी, ये फाइंड करना है, लेकिन कब फाइंड करना है, किस स्थिति में, when the foot of ladder is 4 मीटर away from the wall, यानी कि ये जो फुट ऑफ लैडर है ये वाला पार्ट इस वॉल से 4 मीटर की लंबाई पे, यानी कि x बढ़ के हो गया है कितना, 4। कब निकालना है, when x is equal to 4 मीटर, ये तो काम करना है हमें। अब देखिए हमें इस x और y को रिलेट करना है, इसके डेरिवेटिव्स को यानी कि इसके रेट्स को। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए एल्जेब्रिकली जो x और y को रिलेट कर सके, तभी तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या एक तीसरा वेरिएबल है जो इन दोनों को रिलेट कर सके इनडायरेक्टली, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे क्या ये डायरेक्टली रिलेट होगा। तो डायरेक्टली रिलेट करने के लिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि किसी भी स्थिति में चाहे x और y कैसी भी हो, ये जो लेंथ ऑफ लैडर है वो फिक्स होने वाला है, 5। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वी हैव एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इज 5 स्क्वायर, करेक्ट है नॉट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा और यही हमारा काम बना देगा। कैसे, ये एक रिलेशन हमने प्राप्त कर लिया जिसमें x और y आपस में संबंधित था, इन द सेंस ये इक्वेशन प्राप्त कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए, सीधे डिफ्रेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। लिखेंगे 2x dx बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करते हुए, देन प्लस 2y dy बाई डी टी, एंड इधर राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0 बिकॉज 5 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। हमें चाहिए क्या, dy बाई डी टी, हमें पास गिवन क्या है, dx बाई डी टी, तो यहाँ से dy बाई डी टी का एक्सप्रेशन ढूंढ लेंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x बाई वाई टाइम्स dx बाई डी टी। आई होप कि मैं ये सही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक समस्या आ सकती है, आपको x पता है लेकिन y पता है क्या, इसमें जो आपने कहा कि x की वैल्यू 4 मीटर है, तो आप साथ ही साथ ये भी तो कह रहे हो ना कि x और y को रिलेट करने वाला जो इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड कांस्टेंट है। इसका मतलब x जब 4 डालोगे उस इंस्टेंट पे y की वैल्यू क्या होगी वो वहाँ से निकल सकती है। तो यहाँ सबसे पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो हमें चाहिए, और यहाँ अब निकाल लेंगे कि when x is equal to 4 मीटर y is equal to what, तो कैसे निकालेंगे, फ्रॉम 1 हम x की जगह पे क्या डाल देंगे, 4, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। इतना आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो सीखा होगा बचपन से, तो y की वैल्यू मिलेगी 3 मीटर। इसलिए हम फिर से अब जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में और यहाँ से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे x और y की वैल्यू रख के। x की वैल्यू है नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 3 और dx बाई dt की वैल्यू है 2। तो व्हाट वी गेट इज नेगेटिव 8/3 अब सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान दीजिए x और y दोनों मीटर्स में है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है वो सेंटीमीटर में है, तो क्या हमें इनके यूनिट्स को बदलना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं बदलना पड़ेगा, हमने नहीं बदला लेकिन फिर भी हमारा आंसर सही आ गया, क्यों, बिकॉज यहाँ देखिए जो x और y थे अपने आप अपने यूनिट्स को एक्चुअली एडजस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि इसका x का क्या था 3 मीटर्स
सॉरी 4 मीटर्स और y का 4 मीटर्स, सॉरी 3 मीटर्स, तो दोनों मीटर मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जा रहे हैं और dx/dt अकेला बेचारा बच गया जो सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको आंसर में दे देगा। तो ये थोड़ा सा केयरफुल होकर करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, बट एनीवे इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ जो नेगेटिव नंबर आया है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो y है, मतलब जो लेंथ ऑफ लैडर, मतलब लैडर की जो हाइट है वॉल पे वो डिक्रीज हो रही है। जब आंसर लिखोगे तो आप इस चीज़ को मेंशन करो कि वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम माइनस का साइन नहीं लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? हाइट इज HIEGST, okay, let me write y is decreasing at 8/3 centimeter per second, that's it। तो यहाँ जब डिक्रीजिंग वर्ड लिख दिया तो हमने माइनस साइन हटा दिया, अदरवाइज dy/dt की वैल्यू मैथमेटिकली नेगेटिव 8/3 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक से ही। ऐसे क्वेश्चन में है a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. यहाँ देखिए इस चीज़ को समझिए। कहा गया है कि यह 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये कर्व का इक्वेशन है और हमें उस इंस्टेंट पर का पॉइंट चाहिए जहाँ पर y के कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है वो x के कोऑर्डिनेट में चेंज का 8 गुना है। तो y के कोऑर्डिनेट के चेंज को हम कैसे लिखेंगे? गिवन क्या है? इनफैक्ट वी हैव गिवन दैट dy/dt change in y coordinate is 8 times change in x coordinate, राइट? तो हम सीधे इसको अब, क्योंकि हमें t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, हमारे पास रिलेशन पहले से दे रखा है, तो हम सीधे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 6 टाइम्स dy/dt और ये हो जाएगा 3x² dx/dt और प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। नाउ ये रिलेशन दे रखा है ना हमें, तो हम किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं। dy/dt को लिख सकते हैं क्या? 8 टाइम्स dx/dt एंड 3x² dx/dt और यहाँ से dx/dt से dx/dt पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज 48 इज इक्वल टू 3x², जिससे 3x² की वैल्यू x² की वैल्यू आ जाएगी 16, ओके, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस और -4। जब x की वैल्यू प्लस और -4 है तो हम y की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 4 और फॉर x इज इक्वल टू 4 आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। 6y इज इक्वल टू व्हाट? 4 cubed plus 2 and so y is equal to, alright, or at x is equal to -4, what we write is 6y is equal to -4 to the power 3 plus 2, so y will be -64 plus 2, -62 by 6, that is -32/3। तो जो पॉइंट्स मिले हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिलेंगे जो हमें चाहिए था, इज 4, 11 एंड -4, -32/। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी गलती की होगी, अगर नहीं तो सही है, अदरवाइज आप चेक कर लीजिए। अपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, इतना मैं आशा रखता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कई बार हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि चेंज इन y और चेंज इन x टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं गिवन है। हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि चेंज इन y को केवल हमने dy रखा और चेंज इन x को केवल dx रखा। मतलब ये मीन्स अदर वे टू जस्ट थिंक ऑन इट
हमने क्या समझा कि dy चेंज इन y है एंड dx चेंज इन x है। तो जो कोऑर्डिनेट की बात करें जिस इंस्टेंस पे, वहाँ पे वही कह रहे हैं कि dy इज 8 टाइम dx। इसका मतलब कि dy बाई dx क्या है, 8 है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि चेंज इन y इज 8 टाइम चेंज इन x, इट मीन्स द रेशियो ऑफ चेंज इन y एंड चेंज इन x इज 8। यानी कि ये कहा सकता है कि dy बाई dx की वैल्यू 8 है। तो क्या ऐसे आंसर आएगा? ऑफ कोर्स आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी गलत दे नहीं सकता। तो y हमारे पास 6y हमारे पास क्या है, इट इज़ एक्स क्यूब प्लस 2। तो एक्स क्यूब प्लस 2 और हमारे पास गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8। तो इसको x के पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर्ड, जिससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर्ड 2x स्क्वायर, नो एक्स स्क्वायर बाई 2। ऑलराइट, और यहाँ से चूंकि dy बाई एक्स की वैल्यू 8 है, सो 8 इज इक्वल टू 2x, क्या करूँ, 8 इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। और आप समझ पा रहे हो कि अब क्या होने वाला है, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस और माइनस 4, और जहाँ पहले भी मेथड में x की वैल्यू प्लस और माइनस 4 ही मिला था हमें, और वहाँ से फिर y की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। तो आपने इसको भी समझ लिया होगा, आई होप। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए पॉज करके वीडियो को। जो भी हमने अभी तक किया है आपने नोट किया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप फिर से इसको रिकॉल कीजिए। अभी हम एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, सो आई विल जस्ट आस्क यू टू टेक अ पॉज एंड रिवाइज इट। ऑलराइट, अब इस एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं, इस लेक्चर का एग्जाम्पल। अ मैन वॉक्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ एट अ स्पीड ऑफ 4 फुट पर सेकेंड। A searchlight is located on the ground 20 feet from the path and is kept focused on the man. At what rate is the searchlight rotating when the man is 15 feet from the point on the path closest to the searchlight? Alright, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली कैलकुलस की बहुत ही फेमस बुक है, दैट इज जेम्स स्टीवर्ट की बुक है अर्ली ट्रांसेंडेंटल। तो उस बुक से मैंने लिया है। हालांकि हो सकता है कि आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊंचा हो, क्योंकि वो बुक्स कॉलेज के लेवल में पढ़ाई जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार मैंने क्लास में बिना ये बताए कि ये जेम्स स्टीवर्ट की बुक है, मतलब बुक से लिया गया है, मैंने कराया है और स्टूडेंट्स ने इसको किया भी है। तो जो आईटी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, बट इम्पॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा आप पढ़िए, तब तक मैं इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन का डायग्राम है। आई एम नॉट एक्चुअली गुड एट ड्राइंग। तो ये मैन वॉक कर रहा होगा इधर की तरफ, किस रफ्तार से मूव कर रहा है, यह 4 फुट पर सेकेंड। तो रफ्तार से मूव करने का मतलब क्या है, किस रेट से जाने का मतलब क्या है कि यहाँ, ओके बाय द वे क्वेश्चन का सेटअप क्या है, ये इस पाथ पे मूव कर रहा है, दिस इज द पाथ हियर ऑन विच जो मैन है वो आगे बढ़ रहा है, और इस पाथ से 20 फुट के डिस्टेंस पे एक सर्च लाइट यहाँ पे है, दिस इज योर सर्च लाइट। और इस सर्च लाइट से इस मैन के ऊपर हमेशा एक फोकस बनाए रखा गया है। तो मैन अगर यहाँ पे होगा तो सर्च लाइट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा एंड देन सो ऑन लाइक दिस, ये मूव कर रहा है लाइक दिस। तो अगर ये मूव कर रहा होगा तो अब बताना है कि ये सर्च लाइट की रोटेटिंग मतलब रोटेट होने का, सर्च लाइट का जो रोटेट होने का रफ्तार है वो क्या होगा अगर मैन 15 फीट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पाथ क्लोजेस्ट टू द सर्च लाइट है। तो देखिए इस सर्च लाइट से इस पाथ के ऊपर का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को समझना कि सर्च लाइट रोटेटिंग व्हेन द मैन इज 15 फीट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पाथ क्लोजेस्ट टू द सर्च लाइट।
फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पाथ, जो पॉइंट उस पाथ पर है लेकिन वो इस सर्च लाइट से जब सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये जो पॉइंट होगा जब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस सर्च लाइट से, वही तो इस पाथ पर का वो पॉइंट होगा जो सर्च लाइट से क्लोजेस्ट होगा। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, मैन की डिस्टेंस अगर 15 फीट हो तो उस इंस्टेंट पे हमें ये बताना है कि सर्च लाइट उस इंस्टेंट पे किस रफ्तार से चेंज मतलब रोटेट कर रहा था। रोटेट कैसे करेगा? एंगल से करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो एंगल देना होगा इस सर्च लाइट को। तो ये मान लेते हैं कि वो एंगल है थीटा, क्योंकि मैन अगर यहाँ से मूव करके आया होगा तो इतना ही एंगल ये यहाँ से मूव कर जाएगा, यानी कि उस समय थीटा 0 होगा एंड देन धीरे 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 मैन आगे बढ़ा होगा तो ये थीटा वैसे ही चेंज होगा। ये लेंथ 20 फुट फिक्स्ड है और ये 15 फीट फिक्स्ड नहीं है क्योंकि ये मूव कर रहा था, मैन पहले यहाँ पे था, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये वेरिएबल x है। दिस इज वेरिएबल x। ये इंस्टेंट 15 फीट है जब हमें इस थीटा के चेंज को बताना है। तो आप समझ गए इस पूरा सेटअप। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है x में चेंज हो रहा है, मतलब मैन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे दूरी इसकी बढ़ रही है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से जब वो एग्जैक्टली 15 फीट के डिस्टेंस पे है तो अब बताना है कि ये थीटा के चेंज का रेट क्या होगा। यस, तो हमें गिवन क्या है भाई? गिवन है कि dx बाई dt मैन के बढ़ने का रफ्तार, दैट इज 4 फुट पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है? टू फाइंड डी थीटा बाई डी टी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कब निकालना है? व्हेन x इज इक्वल टू 15 फीट। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। वाई नॉट? अब हमें क्या करना होगा? इतना निकालते ही आपको पता लग गया हो कि ओह, हमें x और थीटा में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए, ये राइट एंगल है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में x और थीटा को रिलेट करना है और केवल एक साइड 20 पता है। तो आप समझ रहे हो क्या करना है? हमें करना होगा tan थीटा। तो इन ट्रायंगल लेट अस कॉल इट, ये है मैन दैट इज m, ये सर्च लाइट इज s, और ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, लेट्स से दिस इज ओके, फोटो परपेंडिकुलर की तरफ ट्रीट कर रहे हैं f। सो इन ट्रायंगल MFS, एक वियर्ड सा नेम, हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x बाई 20। यस वी कैन। हमें क्या करना चाहिए? इसको सीधे डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, हालांकि इस पर आप चाहें तो tan इनवर्स को ले जाके डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो भी हो सकता है, बट मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ठीक है, इस पर करना चाहिए। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 1/20 dx बाई dt। अब यहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अब हमें डी थीटा जो मिला है, हमें डी थीटा बाई डी टी मिला है, वो तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है किसके फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में। जैसे इंफॉर्मेशन केवल एक्स के बारे में है ना, और डी एक्स बाई डी टी तो हमें गिवन है। तो पहले सेक स्क्वायर थीटा को हम एक्स के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे लिखेंगे? इज़ वेरी सिंपल। हमें ये पता है कि tan थीटा इज x बाई 20, ये गिवन था। आप इसको गौर कीजिए, दिस वॉज एक्चुअली गिवन। तो फ्रॉम 1 कैन वी नॉट राइट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 100, आई मीन 400। यस वी कैन। और tan स्क्वायर थीटा को हम सीधे सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 400, करेक्ट? यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 400, दैट्स इट। अगर मैं ऐसे डायरेक्टली कहना चाहूँ यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करके तो भी काम कर सकते हैं। हम ऐसा कहें कि हम फाइंड कर रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा एट एक्स इज इक्वल टू कितना था, कितने पे निकालना भाई, 15 फीट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 15 स्क्वायर बाई 400। अब इसका उत्तर जो भी आएगा ये होगा 225 बाई 400, यानी कि 625 बाई 400। और इसी को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। हम कह रहे हैं कि डी थीटा बाई डी टी कब, जब x की वैल्यू 15 है। x की वैल्यू 15 पे तो सेक स्क्वायर थीटा मैंने पहले ही निकाल लिया है, हो गया कितना 1/20, और इसको लिख दिया कितना 625 बाई 400। और ये भाई साहब पहले से हमारे पास है, वो कितना गिवन था 15। तो आई होप इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 15 और गुने 400 और नीचे होगा 20 गुने 625। कितना आएगा, एक्चुअली आई डोंट नो कितना आएगा, लेट मी जस्ट चेक इट। तो आई होप इट इज़ 12/25। अब कैसे लिखेंगे, क्योंकि थीटा हम रेडियन में ले रहे हैं तो लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड, 12/25 रेडियन पर सेकेंड, एंड दैट शुड बी आवर आंसर। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने रिलेटेड रेट्स कंप्लीट कर लिया है। ये समझ लिया कि dy बाई डी एक्स द रेट मेजरर क्या होता है। आई होप कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। आप इसको फिर से दोबारा देखिए एटलीस्ट एक बार और। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में यानी कि अगले लेक्चर में, लेक्चर 6C में हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। सो टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद उत्साह। थैंक्स।